नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यशराज तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं 2025 के वार्षिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि वर्ष 2025 आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, क्या लाभ और क्या हानि। आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है, यदि आप अविवाहित थे तो क्या आपका विवाह इस वर्ष होगा या नहीं होगा। साथ ही साथ संतान से संबंधित चीजें, प्रेम संबंध को लेकर के, करियर को लेकर के, आजीविका को लेकर के एवं धन इत्यादि को लेकर के, और साथ ही साथ जीवन के अनेक मुख्य पहलू जो होते हैं उनको लेकर के आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हमारी चर्चा होने जा रही है। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो ग्रहों के गोचर पर आधारित होता है। अब चूंकि ये वार्षिक राशिफल का कार्यक्रम है तो इस राशिफल में हम उन ग्रहों के विषय में चर्चा करेंगे जो कि स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट हैं। इस राशिफल के कार्यक्रम में मेनली हमारी चर्चा होने वाली है गुरु ग्रह से संबंधित, शनि से संबंधित और राहु केतु से संबंधित, क्योंकि वर्ष 2025 में ये स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट चारों के ही चारों राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो प्लैनेट्स होते हैं जिनकी स्पीड तेज होती है, जैसे कि सूर्य हो गए, मंगल हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, इनके विषय में जो चर्चा होती है ये हम मासिक राशिफल में करते हैं। और वार्षिक राशिफल में हम स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट्स के विषय में चर्चा करते हैं, क्योंकि ये वो ग्रह हैं जो कि हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव लेकर के आने वाले होते हैं। अब सबसे पहले तो आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है गोचर पर आधारित होता है, और गोचर निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण अध्ययन कराना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो नंबर्स दिख रहे हैं उन पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क अवश्य करके अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करा लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं कि वर्ष 2025 में किन ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। स्क्रीन पर जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है वो 1 जनवरी 2025 के दिन की प्लैनेटरी पोजीशन का दिख रहा है। वर्ष 2025 में शनिदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश करेंगे, अपनी कुंभ राशि को छोड़कर के मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां की ये पूरे 2.5 वर्ष रहेंगे। और साथ ही साथ 30 जून 2024 से लेकर के 15 नवंबर 2024 तक, यानी कि 139 डेज तक ये वक्री रहने वाले हैं। इस विषय में जो चर्चा होगी इनके वक्रत्व काल की, ये मासिक राशिफल में होगी। मुख्यतः शनि कुंभ राशि को छोड़कर के मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं 29 मार्च 2025 के दिन। देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे 14 मई 2025 को, और ये वृषभ राशि को छोड़कर के मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 18 अक्टूबर 2025 को ये कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ में 11 नवंबर 2025 के दिन ये वक्री हो जाएंगे, और 5 दिसंबर 2025 के दिन मिथुन राशि में वक्र गति से ही प्रवेश करने जा रहे हैं। इस विषय में भी चर्चा आज के इस राशिफल में होने वाली है। साथ ही साथ 18 मई 2025 को राहु कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, और केतु 18 मई 2025 को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। तो इन्हीं ग्रहों के राशि परिवर्तन के आधार पर आज का ये राशिफल का कार्यक्रम होने वाला है। आज का ये जो राशिफल का कार्यक्रम होने वाला है ये आपके लग्न एवं आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। चंद्र राशि यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है वही आपकी चंद्र राशि है। और यदि आप अपने लग्न और चंद्र राशि के विषय में नहीं जानते हैं तो आप अपने नाम राशि के आधार पर भी आज के इस राशिफल के कार्यक्रम को सुन सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं मकर लग्न एवं मकर राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 क्या लेकर के आ रहा है। मकर लग्न एवं मकर राशि के जातकों के लिए यदि देखा जाए तो आपके लग्नेश और राशि ही शनिदेव बनते हैं, और वो इस वर्ष में राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं, और आपको शनि की 7.5 से मुक्ति मिलने वाली है। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि वनवास अब आपका समाप्त होने वाला है। लग्न के स्वामी और धन भाव के स्वामी होकर के शनि अभी धन भाव में संचरण कर रहे थे, लेकिन ये कुटुंबी जनों के बीच में विवाद, कुटुंबियों की असलियत को आपको दिखा देना, धन संचयन में कहीं ना कहीं परेशानी और धन के आगमन की जो गति है उसको धीमा बना करके रखे हुए थे। हो सकता है कि इस समय पर आपको, या जो पिछला आपका वर्ष बीता है, हड्डियों में जोड़ों की परेशानी, किसी न किसी तरह की परेशानी हुई हो। और तो और शनि की दृष्टि चतुर्थ भाव पर भी पड़ रही थी द्वितीय भाव में होने के चलते, तो कहीं ना कहीं चित्त की अशांति, मानसिक अशांति, बेचैनी, आपने अकेलापन, खालीपन, अपने अंदर ही अंदर खोखलापन महसूस किया हो। वैसे तो शनि स्वग्रही थे तो ये परेशानी बड़ी मात्रा में नहीं रही होगी, लेकिन फिर भी कुछ हद तक मानसिक अशांति
अशांति और बेचैनी, टेंशन, तनाव आपको हो रहा होगा। बट 29 मार्च 2025 के बाद में शनि राशि परिवर्तन करके तृतीय भाव में संचरण करना प्रारंभ कर देंगे, जो कि देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि है। अब कहीं ना कहीं जैसे ही आपका वनवास समाप्त होगा, यानी 7.5 से आपको मुक्ति मिलेगी, जीवन में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, जीवन में नई खुशियों का आगमन आपको देखने में मिलने वाला है। सबसे पहले तो ज्योतिष शास्त्र का कथन है कि शनि यदि गुरु की राशि में बैठे हों तो उस भाव की कुछ विशेष ही वृद्धि कर देते हैं। शनि का गुरु के घर में जाना शनि को कहीं ना कहीं सेटिस्फेक्शन दिला देता है। अब शनि तृतीय भाव में कारक होते हैं, आपके राशिश और लग्नेश होकर के, धनेश होकर के तृतीय भाव में संचरण करना प्रारंभ कर देंगे, तो आपके पराक्रम में वृद्धि हो जाएगी और तो और आपको आपके कम्युनिकेशन का लाभ मिलने लगेगा। आपने जो पहले 7.5 के समय पर एफर्ट्स किए हैं, उन एफर्ट्स का रिजल्ट आपको देखने में मिलने वाला है। तृतीय भावस्थ शनि आपको कई मामलों में बहुत बड़े धन का लाभ भी करा सकते हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर के यदि विवाद बहुत लंबे समय से चला आ रहा था, तो वो भी आपका सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है 29 मार्च के बाद में। शनि तृतीय भाव में होंगे तो हो सकता है कि छोटे भाई बहनों के साथ में आपके संबंध में कुछ हद तक उतार चढ़ाव देखने में मिले, बट वहां पर कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि शनि और गुरु में तात्कालिक मित्रता ही 2025 में बनती हुई दिखाई दे रही है। शनि तृतीय भाव में होंगी तो उनकी दृष्टि पंचम भाव पर होगी। अब शनि की दृष्टि पंचम भाव पर हो तो हो सकता है कि एजुकेशन में आपको थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने में मिले, एजुकेशन में किसी तरह का ब्रेक आपको देखने में जरूर मिल सकता है। लेकिन यदि आपका कंसंट्रेशन लेवल अच्छा है, यदि आपकी जन्म कुंडली में समय कोई बहुत बुरा नहीं चल रहा है, राहु इत्यादि का समय नहीं चल रहा है, तो एजुकेशन को लेकर के आपको बहुत ज्यादा चिंता नहीं है। इनफैक्ट टेक्निकल एजुकेशन या रिसर्च के फील्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये समय काफी फेवरेबल हो जाएगा पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। संतान को लेकर के कुछ हद तक चिंता हो सकती है, क्योंकि शनि की दृष्टि पंचम भाव पर होगी, परंतु आपको बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत या घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वृषभ राशि पर शनि की दृष्टि होने वाली है और वृषभ राशि शुक्र की राशि है और शुक्र की राशि पर अगर शनि की दृष्टि पड़े तो वो मित्र दृष्टि के रूप में जानी जाती है। वैसे भी लग्नेश की दृष्टि जिस भाव पर हो उस भाव की वृद्धि करती है, तो हो सकता है संतान से कुछ हद तक दूरी हो, संतान को लेकर के आपको चिंता हो, बट संतान के जीवन में विकास और संतान की वजह से आपको कुछ हद तक लाभ देखने में अवश्य ही मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि की दृष्टि पंचम भाव पर होगी तो प्रेम संबंधों में कुछ हद तक उतार चढ़ाव आप महसूस कर सकते हैं। प्रेम संबंध में थोड़ी सी उदासीनता या एफर्ट्स की कमी आपको अपनी तरफ से, आपके पार्टनर की तरफ से देखने में मिल सकती है। शनि की दृष्टि नवम भाव पर होगी तो आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा। भाग्य की गति कुछ हद तक धीमी जरूर हो सकती है, बट आपको वो चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि राशि की दृष्टि जब भाग्य स्थान पर है तो आपको आपके भाग्य का साथ ही मिलने वाला है। भाग्य की गति मैं कह सकता हूं कि धीमी जरूर हो सकती है, बट आपको भाग्य का साथ मिलेगा और कल्पना से अधिक मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। शनि की दृष्टि 12th हाउस पर है और वो भी गुरु का घर है, तो अब शनि गुरु के घर में बैठ करके जब गुरु के घर को देखेंगे तो पैतृक संपत्ति को लेकर के यदि विवाद था तो उसको सॉल्व करा देंगे, साथ ही साथ में किसी भी तरह का कोर्ट कचहरी की स्थिति आपके साथ में बनी हुई थी तो उसको सॉल्व करा देंगे, सरकार की तरफ से किसी तरह का विवाद था तो वो सॉल्व हो जाएगा, और यदि आपके गलत व्यय हो रहे थे, आपका धन संचित नहीं हो पा रहा था, गलत जगह पर आपके धन का व्यय हो रहा था, तो वो धन का व्यय भी अब गलत जगह पर ना होकर के सही जगह पर होगा और धन के व्यय में भी कमी आ जाएगी। आपके चाचा को या आपके चाचा पक्ष को कष्ट जरूर आपको देखने में मिल सकता है शनि की दृष्टि 12वें भाव पर होने के चलते, और आपको अपनी आंखों का थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आंखों का यदि आप यूज ज्यादा करते हैं तो आईज की हेल्थ का आपको इस वर्ष में ध्यान देना होगा। शनि का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है, 7.5 के कंपैरिजन में तो काफी अच्छा चेंज आपको देखने में इस वर्ष में मिलने वाला है। देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके षष्ठ स्थान में संचरण करना प्रारंभ कर देंगे। अब देवगुरु बृहस्पति आपके लिए तृतीय भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी होते हैं और ये षष्ठ भाव में जाएंगे, और लग्नेश और राशिश की स्थिति अच्छी है तो द्वादशेश और तृतीयेश का षष्ठ भाव में जाना विपरीत राजयोग का निर्माण आपके लिए करा देगा। कुछ मामलों में इसको मैं पॉजिटिव काउंट करता हूं तो कुछ मामलों में यहाँ पर नेगेटिविटी भी देखने में आपको मिलने वाली है। पॉजिटिव इन मामलों में है कि शत्रु पक्ष से यदि आप परेशान थे, रिपु को लेकर के यदि आप चिंतित थे, तो शत्रुता से आपको मुक्ति मिलने वाली है। शत्रु पक्ष से आपकी परेशानी कम होती हुई दिखाई दे रही है। शत्रु आपके सामने आएंगे नहीं, आएंगे तो नतमस्तक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गुरु षष्ठ स्थान में है। पराक्रम में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। शॉर्ट ट्रेवल या लॉन्ग ट्रेवल्स के माध्यम से धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। घूमने जाने के अवसर आपको मिलेंगे। ट्रेवलिंग के माध्यम से आपको कुछ ना कुछ खुशखबरी मिलती हुई दिखाई दे रही है। ये सब 14 मई के बाद में होने वाला है, क्योंकि 14 मई को गुरु राशि बदलेंगे तो 14 मई के बाद ये रिजल्ट देखने में मिलेंगे। गुरु की दृष्टि 10th हाउस पर होगी तो 10th हाउस पर होने के चलते करियर में ग्रोथ आपको देखने में मिलेगी। करियर में आपको उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। किसी तरह के गवर्नमेंट जॉब में जाना चाह रहे थे तो गवर्नमेंट जॉब मिल सकता है। डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू प्रमोशन चाह रहे थे तो वो प्रमोशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
इंक्रीमेंट भी होने की पॉसिबिलिटीज गुरु की दृष्टि दशम भाव और धन भाव पर पड़ रही है, इसके चलते हो सकती है। गलत व्यय को गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी तो कंट्रोल कर देंगे। किसी भी तरह से यदि आप कोर्ट कचहरी के केस में फंसे हुए थे तो उससे आप मुक्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। किसी भी तरह का बंधन यदि आप अपने जीवन में महसूस कर रहे थे तो 14 मई के बाद में उस बंधन से मुक्ति मिलती हुई आपको दिखाई दे रही है। कुटुंबीजनों के साथ में कुछ हद तक संबंध में सुधार भी आपको महसूस होगा। धन का संचयन भी आपके पास में बड़ी मात्रा में होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ मामले पॉजिटिव है। नेगेटिव ये है कि यदि आपने खान पान का ध्यान नहीं रखा तो गुरु षष्ठ भाव में होंगे तो पेट से संबंधित परेशानियां आपके साथ में हो सकती हैं। साथ ही साथ में यदि आपका लिवर ऑलरेडी डैमेज है, आप अल्कोहलिक हैं, तो आपको गुरु के राशि परिवर्तन करते ही परेशानियां देखने में मिलेंगी। यदि आपने अपने आहार को और व्यवहार को और अपनी संगति को, तीनों को यदि सात्विक नहीं बनाया, यदि आपने अपने आहार और व्यवहार को सात्विक नहीं बनाया तो कहीं ना कहीं परेशानी होगी। बहुत ज्यादा बाहर का खाना, तला भुना हुआ खाना, शराब इत्यादि का भक्षण करना आपके लिए 14 मई के बाद में बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं होगा, नहीं तो आपको हेल्थ इश्यूज दे सकता है। अपनी संगति को भी अच्छा ही रखने का प्रयत्न करिएगा, क्योंकि धन का आगमन जब होता है तो कहीं ना कहीं संगति बिगड़ जाती है। वैसे तो गलत व्यय नहीं दिख रहा है, बट फिर भी गलत खान पान के योग आपके जरूर बन रहे हैं। इसके लिए आपको सतर्क होने की आवश्यकता है। गलत खान पान के योग इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि राहु द्वितीय भाव में आने वाले हैं, जिस पर अभी हम चर्चा करेंगे। यदि आपका विवाह नहीं हो पा रहा था तो 14 मई 2025 तक आपके लिए विवाह के योग हैं। आपको विवाह के लिए प्रयत्न करना चाहिए। 14 मई के बाद में विवाह के योग मकर लग्न एवं मकर राशि के जातकों के लिए नहीं रहेंगे। वो नव दंपत्ति जिनको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई थी, तो संतान प्राप्ति के लिए 14 मई 2025 तक का समय आपके लिए फेवरेबल है। वो दंपत्तियां जिनको आईवीएफ के लिए आगे बढ़ना था, डॉक्टर्स ने उनको आईवीएफ के लिए एडवाइस दिया हुआ है, 14 मई के पहले पहले ही आप आईवीएफ का प्रोसेस करा लीजिए। उसके बाद में आईवीएफ के प्रोसेस की तरफ आगे बढ़ना गोचर कुंडली के हिसाब से ठीक दिखाई नहीं पड़ता है। 18 मई को राहु और केतु राशि परिवर्तन करेंगे। राहु द्वितीय भाव में जाएंगे और केतु अष्टम भाव में जाएंगे। कुछ पॉजिटिविटीज तो कुछ नेगेटिविटीज इस केस में भी आएगी। द्वितीय भाव में राहु होंगे और अष्टम भाव में केतु होंगे। कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ के योग आपके लिए बनेंगे। बड़े धन का लाभ हो सकता है। किसी संपत्ति को खरीद कर बेच करके बीच में आप पैसा बचा सकते हैं। द्वितीय भाव का राहु आपको अटूट संपदा का स्वामी बना देगा। कहीं ना कहीं बड़े धन का लाभ होगा, बट आपकी वाणी की कड़वाहट से आपके धन का अहंकार प्रदर्शित हो सकता है। आपकी वाणी की कड़वाहट की वजह से आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। स्पेशली यदि आपकी नई नई शादी हुई है और आप फीमेल हैं और आप ससुराल में जाती हैं तो ससुराल पक्ष के लोग आपसे राहु के द्वितीय भाव में जाने के चलते बहुत ज्यादा नाराज होते हुए दिखाई देंगे। केतु भी अष्टम भाव में आकस्मिक धन लाभ के योग आपके लिए बनाने वाले हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत फेवरेबल दिखाई देता है। राहु की दृष्टि षष्ठ भाव पर होगी, शत्रुहंता योग का निर्माण कर देगी। शत्रु आपके सम्मुख नहीं आएंगे, जो कि मैंने पहले बताया। राहु की दृष्टि दशम भाव पर होगी, उच्च पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। राजनीति इत्यादि से जुड़े हुए हैं तो भी आपको लाभ देखने में मिलने वाला है, ग्रोथ देखने में मिलने वाली है। बड़े अधिकारियों के साथ में, ब्यूरोक्रेट्स के साथ में, बड़े राजनीतिज्ञों के साथ में यदि आप संबंध स्थापित करना चाह रहे थे, उनसे रिलेशंस जोड़ना चाह रहे थे, तो वो भी इस वर्ष में 18 मई के बाद में होता हुआ दिखाई दे रहा है। केतु की दृष्टि 12वें भाव पर होना भी अच्छा है। व्यय सही जगह पर होंगे, आपको धार्मिक बनाएगी। पूजा पाठ, तंत्र मंत्र, मंत्र के जप इत्यादि साधना में, ज्योतिष इत्यादि में, ऑकल्ट साइंस में आपका मन लगेगा, बट आपको अंधविश्वास से बचने का प्रयत्न करना चाहिए। केतु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर होगी। थोड़ा सा चित्त की अशांति आप महसूस कर सकते हैं, बट कोई बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लग्नेश का पोजीशन बहुत अच्छी दिखाई दे रही है आपके लिए। केतु अष्टम भाव में होंगे, तो यदि आपको गुप्त रोग है, पेट से संबंधित किसी तरह की परेशानी है, तो आपको डॉक्टर से जाकर के मिल लेना चाहिए। साथ ही साथ में सींग वाले जानवरों से थोड़ा सा खतरा होता है, तो उनसे दूरी बना करके रखेंगे तो वो आपके लिए अच्छा होगा। द्वितीय के राहु के बुरे प्रभाव यही हैं कि आपको गलत खान पान, स्पेशली शराब इत्यादि मांसाहार के भक्षण की तरफ प्रेरित करते हैं, तो इससे आपको बचना चाहिए, तो आपका स्वास्थ्य ओवरऑल ठीक रहेगा। उपाय के तौर पर श्री सूक्त का पाठ यदि आप शुक्रवार के शुक्रवार इस पूरे वर्ष करते हैं तो ये उपाय करना आपके लिए सबसे ज्यादा मैं बेनिफिशियल देखता हूं। साथ ही साथ हनुमान जी की आराधना को छोड़िएगा नहीं, हनुमान चालीसा का नित्य एक बार पाठ करते रहिएगा। बुधवार के बुधवार गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी की 3 परिक्रमा करना, गणेश जी पर दूर्वा अर्पित करना और वहीं पर खड़े होकर के संकट नाशन गणपति स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए इस वर्ष में श्रेष्ठ दिखाई देता है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मकर लग्न एवं मकर राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 का राशिफल। आशा करता हूं कि मकर लग्न एवं मकर राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।